चलो इसके बाद सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जाइलम एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ्लोएम। जाइलम को हम लोग और क्या बोलते हैं, हेड्रोम। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, सो दैट्स वाई हम इसको और क्या बोलेंगे, हेड्रोम। और फ्लोएम को और बोला जाता है क्या, लैप्टोम। अब जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक इसमें ट्रैकेट्स होते हैं, फिर आपने वेसल्स सुने होंगे, एंड फिर आपने पेरेन्काइमा सुना होगा, और एक आपने स्क्लेरेन्काइमा सुना होगा। आप सोचोगे इनका यहाँ पे क्या काम, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको, ये जो जाइलम के एलिमेंट्स होंगे इनको मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। लिग्निफाइड होंगे, डेड होंगे, जानते ही हो आप। सो दैट्स वाई इनको बोला क्या जाएगा, जाइलम फाइबर। लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इन तीनों को रखने के बाद जहाँ पे बच गया गैप, तो उस गैप को फिल करने के लिए क्या यूज़ होगा, पैकेजिंग सेल्स। एंड पैकेजिंग सेल्स अगर जाइलम में प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। पैकेजिंग सेल्स हो जाएगी, कैसी होती है, लिविंग सेल्स होगी। काम क्या होता है, पैकेजिंग, या फिर हम बोलेंगे फूड का स्टोरेज करना। तो ये दो चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, तो आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़नी है। और वो सेल्स लिविंग होती है, ये वाली सेल डेड होती है, बताइए। इधर आ जाओ, फ्लोएम के अंदर हम लोग अगेन पढ़ेंगे यहाँ पे एक सीव ट्यूब के बारे में, फिर दूसरा डिस्कस करेंगे कंपेनियन सेल्स के बारे में। और इन दोनों को सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट को देने का काम कौन करेगा, बोलो, फाइबर। एंड सिंस ये फाइबर प्रेजेंट कहाँ पे, फ्लोएम में, सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा फ्लोएम फाइबर। जानते हो, डेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। काम क्या होगा इनका, यहाँ पे फ्लोएम एलिमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को रखने के बाद बच गया गैप, तो उस गैप को फिल करने के लिए क्या यूज़ करोगे आप, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा जो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। लिविंग होगी और क्या करेगी इसका काम, फूड का स्टोरेज होगा। तो ये दो चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते ही हो ना, तो हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ दो बातें और पढ़नी है। चलो ट्रैकेट्स को देखिए और वेसल्स को देखिए, आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है। ये ट्रैकेट्स है और ये वेसल है। जाइलम का काम क्या होता है बेटा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये पतला पाइप है और ये मोटा पाइप है, तो ज़्यादा वाटर का कंडक्शन कौन कर सकता है, ऑब्वियसली वेसल्स, है ना। अच्छा, वेसल्स जो सेल होती है वो लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है, देखो इसमें ये फिर से क्या डिपॉजिट हो गया, ये क्या डिपॉजिट हो गया, लिग्निन। और जब भी हमने बोला था लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर सेल कैसी होगी, तो इस वजह से ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही कैसे होंगे, डेड सेल्स होती है। अच्छा, सेल्स जब भी दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आता है कि सेल्स तो राउंड होती होगी और या स्फेरिकल होती होगी, पर आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों ही कैसी है, इलोंगेटेड सेल्स है। ये कैसी है, इलोंगेटेड सेल्स है। अच्छा, बाय द वे वेसल अपने आप में प्लूरल वर्ड नहीं होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल वर्ड होता है अपने आप में, है ना। प्लूरल मतलब क्या हुआ, ये पहले पता है एक सेल थी ये, फिर ये एक और सेल थी, फिर आगे वाली एक और सेल थी। हुआ क्या कि मैचुरेशन के दौरान इन सेल्स को जोड़ दिया गया, एंड जोड़ के इनके बीच का जो कॉमन वॉल था वो कॉमन वॉल डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है। इन सेल्स के बीच की कॉमन वॉल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। इन सेल्स के बीच का भी कॉमन वॉल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो सभी सेल जुड़ के एक कॉमन, इंग्लिश में वेसल टर्म होता है, हाँ, तो एक वेसल ड्रम जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेसल। तो वेसल एक्चुअली में अपने आप में प्लूरल वर्ड है कि सिंगुलर है, प्लूरल वर्ड है। और ये बनता कैसे, यूनियन ऑफ फ्लोएम एलिमेंट्स, यूनियन जोड़ने से, फ्लोएम के एलिमेंट सेल्स के जुड़ने से ये बनता है। बट ट्रैकेट्स अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है,
एंड ट्रैकेट्स जो है वो एक्चुअल में ऐसे देखो, ये एक ट्रैकेट है, फिर ये एक और ट्रैकेट्स है, फिर ये एक और ट्रैकेट्स है, और फिर ये एक और ट्रैकेट्स है। इस तरह से एक के ऊपर एक, इस तरह से इनका क्या हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। पर अलाइनमेंट के दौरान ध्यान रखना सेल्स आपस में फ्यूज नहीं होती है। ट्रैकेट्स की आइडेंटिटी बेटा लॉस नहीं होती है, बस इनमें क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। तो अलाइन होकर ये पाइपलाइन बना नहीं बना, है ना, तो ये चीज़ होती है। तो वापस बताओ, ये सेल्स कैसी होगी, डेड या लिविंग? ये डेड सेल्स होगी। ये भी कैसी होगी, डेड सेल्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेल्स कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी। ये सेल्स भी कैसी मिलेगी आपको, इलोंगेटेड सेल्स होगी। इन सेल्स के अगर किनारे देखोगे तो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं टैपरिंग एंड्स, और इसको एंड्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं। हालांकि वो चलो काम की बात नहीं है, क्योंकि अगर इनको अगर आपने ऐसे जोड़ दिया तो बेटा मुश्किल हो जाएगी फिर। इसमें और स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर में यही तो फर्क है कि स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर में क्या होता है, ये एंड पूरा चिपका होता है, जिसकी वजह से वो वाटर का कंडक्शन नहीं कर सकता है। और आपने देखा होगा इसका माउथ जो है यहाँ से खुला है ना, तो इस वजह से क्या कर सकता है, वाटर का कंडक्शन कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अलाइन होते हैं, और बट ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, यूनियन ऑफ जाइलम एलिमेंट्स। जाइलम एलिमेंट्स के यूनियन से, जुड़ने से ही बनता है कौन, वेसल बनता है। अच्छा फिर इसके बाद ये सेल्स अगर डेड होती है तो क्या इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेली, कुछ नहीं होगा। तो सारी ये चीज़ें मर जाएगी। मरने के बाद इनकी जगह क्या बन जाएगा, गैप। तो इस गैप को क्या बोला जाता है, ल्यूमन। ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर क्या है, ल्यूमन। तो ल्यूमन में अगर आप फर्क देखें तो इसका ल्यूमन कैसा है, कंपैरेटिवली नैरो दिखाई दे रहा है, और इसका ल्यूमन जो है कंपैरेटिवली कैसा दिखाई दे रहा है, ब्रॉड दिखाई दे रहा है। एंड कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये ब्रॉड है तो ये वाटर का कंडक्शन ज़्यादा कर सकता है ना। तो therefore vessels are more efficient, therefore vessels are more efficient in water conduction, कोई परेशानी है इसमें नहीं ना। उसके बाद नेक्स्ट, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होगी, ठीक होगी, मतलब लिग्निफाइड होगी। और इसकी सेल भी कैसी होगी, इसकी सेल भी कैसी होगी, लिग्निफाइड सेल वॉल होगी। अच्छा अब आ जाइए चैप्टर प्लांट किंगडम, पढ़ चुके हो। उसमें आपने सबसे पहली बार वैस्कुलर बंडल कहाँ पढ़े थे, हैं? तो आपने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और सुना होगा एंजियोस्पर्म। तो हम बोलते हैं कि थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर तो वैस्कुलर बंडल होते ही नहीं है। तो ये प्लांट तो कैसे हो जाएंगे, ए वैस्कुलेटेड प्लांट हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं एक्चुअल में ए ट्रैक्योफाइटा। ए ट्रैक्यो मतलब वैस्कुलर बंडल, ए ट्रैक्योफाइटा। और सबसे पहले फर्स्ट ट्रैक्योफाइटा प्लांट कौन था, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रैकेट्स, इसमें भी मिलेगा ट्रैकेट्स और इसमें भी मिलेगा ट्रैकेट्स, बट वैसल्स प्रेजेंट होना सिर्फ और सिर्फ किसका प्रॉपर्टी है, एंजियोस्पर्म का प्रॉपर्टी है। ऐसा पढ़ा था। तो इसका मतलब वैसल्स पहले पैदा हुआ कि ट्रैकेट्स पहले पैदा हुआ, एंड जो पहले पैदा होगा वो प्रिमिटिव होगा, पुराना होगा। सही बात है, घर में दादा दादी पहले पैदा होते तो पुराने होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रैकेट्स प्रेजेंट होना एक प्रिमिटिव करेक्टर है, बट वैसल्स प्रेजेंट होना एक एडवांस करेक्टर है। याद आया कुछ? जिम्नोस्पर्म में मैंने 3 एक्सेप्शन पढ़ाए थे, याद करो तो, जिनके अंदर एक्सेप्शनली वैसल्स प्रेजेंट होता है। करो याद। तो ये एक प्रिमिटिव करेक्टर है और ये वाला एक एडवांस्ड करेक्टर है। कुछ याद आया? नेटल्स, इफेड्रा और वेल्वेशिया। नेटल्स, इफेड्रा, वेल्वेशिया, ये 3 जिम्नोस्पर्म थे जिनके अंदर एक्सेप्शनली वैसल्स प्रेजेंट थे। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप प्लांट किंगडम पढ़ लेना बाद में, ठीक है। चलो इसमें कोई परेशानी है? नाउ अब इसके बाद
आपने बोला है कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है, एंड जब भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा और अगर उसमें बीच में गैप रह जाता है तो इन गैप को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने बोला था पिट्स, क्या बोला था, पिट्स। तो अब जरा देखिए ये पिट्स का जो अरेंजमेंट है वो इनका डिपोजिशन कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो अगर आपके पास मान लो ये ट्रैकेट्स है, वन मोर ट्रैकेट्स, वन मोर ट्रैकेट्स, मोर ट्रैकेट्स एंड वन मोर ट्रैकेट्स, ठीक है, 5 हो गई। अब डायग्राम देख के बताओ आपको क्या फर्क समझ आ रहा है। एक और होता है इसमें डायग्राम, चलो क्या फ़र्क समझ आ रहा है इसमें। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये लिग्निन का डिपोजिशन स्क्लेरिफॉर्म है, मतलब पिट्स का पिट्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेडर लाइक, एंड लेडर लाइक के लिए टर्म क्या यूज़ करते हैं, स्क्लेरिफॉर्म। तो ये हो जाएगा लेडर लाइक, और लेडर लाइक के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं स्क्लेरिफॉर्म। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, रिंग लाइक, रिंग लाइक। तो रिंग को क्या बोलेंगे हम, एन्यूलस, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है कभी, रेटिटेस्टिस सुना है, वैसे मतलब भी क्या होता है, रेटिकुलम नेटवर्क, रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क। तो आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा एक रेटिकुलम या नेटवर्क बन रहा है, तो नेटवर्क लाइक, तो यहाँ पे इसको नाम क्या दिया जाएगा, रेटिकुलम। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या, पिटेड, क्या बोला जाएगा इसको, पिटेड। एक और होता है, मैं भूल गई शायद, याद आ जाएगा अभी पढ़ाते पढ़ाते। तो कुल मिला के ध्यान रखना, इसमें से सबसे जो एडवांस टाइप है, सबसे मोस्ट एडवांस जो टाइप है वो कौन सा है, ये वाला हो गया। तो बेटा ये 5 तरह का डिपोजिशन आपको ट्रैकेट्स में मिलेगा, पर सिंस वेसल्स खुद एक एडवांस है तो उसमें कौन सा दिखेगा आपको, आपको सबसे ज़्यादा उसमें कौन सा मिलेगा, पिटेड मिलेगा, इस तरह का, ठीक है। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी निकालिए, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 87, नई वाली में मुझे नहीं पता कितना है, तुम्हें पास है, किसी के पास नहीं है एनसीईआरटी, नहीं है, अच्छा पेज नंबर 87 के ऊपर सबसे ऊपर वाला डायग्राम देखो, इसमें 2 डायग्राम ट्रैकेट्स के दिए हुए हैं और एक डायग्राम वैसल का दिया हुआ है। तो ट्रैकेट्स को देखिए, पहला डायग्राम आपको पिटेड दिखाई दे रहा है, दूसरा डायग्राम आपको एन्युलस दिखाई दे रहा है। पर वैसल को देखिए, वैसल में आपको ओनली पिटेड दिखाई दे रहा है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या दिखा है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन देखा है, लिग्निन का डिपोजिशन मिला है, ठीक है। तो ये डिपोजिशन ट्रैकेट्स में भी हो सकता है और वैसल्स में भी हो सकता है, पर वैसल में ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, सबसे एडवांस टाइप मिलेगा कौन सा, पिटेड वाला। कोई परेशानी, तो मुबारक हो। इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, ट्रैकेट्स और वैसल्स, मतलब जाइलम कंप्लीट हो गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें वाटर का कंडक्शन करने वाले मेन कौन है, ये 2 लोग, ये 2 ही तो होते हैं जो सबसे मेन होते हैं, ठीक है। और दोनों ही कैसे हैं, और ये भी कैसे है, मरे हुए। तो इसका मतलब अगर वाटर का कंडक्शन करना है फास्ट तो सेल्स का मरा हुआ होना ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए कि अगर मैं जाइलम के एलिमेंट्स को अगर लिविंग कर दूं तो क्या होगा, हिंट में दे रही हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर पढ़ा होगा आपने,
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर पढ़ा होगा आपने, पता है वाटर का कंडक्शन स्लो नहीं बेटा, भयंकर स्लो हो जाएगा। चलो प्रूव करते हैं इसको। आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है और उसमें अगर 1 माइक्रोमीटर वाटर को अगर ट्रैवल करना है तो पता है उसको कितना टाइम लगेगा, 2.5 सेकेंड का। तो आप तो बोलोगे ये तो सेकेंड है, पर बेटा मीटर भी तो माइक्रो है, बस इतना सा वाटर कंडक्ट हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, सेल के बीच में क्या होता है, ये मान लो कि अगर लिविंग होते तो बीच में आ जाती सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिव। तो इसका मतलब अगर ज़रूरत होगा तो सेल क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, नहीं तो अदरवाइज वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो यही तो परेशानी है कि बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एक बैरिकेड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बैरियर, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन का एक तो सेलेक्टिव नेचर होता है, इस वजह से यहाँ पे बैरियर बन जाता है, और उस वजह से वाटर का कंडक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये तो हो गया रीज़न। अब वहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि 1 माइक्रोमीटर को ट्रैवल करने में 2.5 सेकेंड का अगर टाइम लगता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे कि 1 मीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा कितना, 1 मीटर हो जाएगा, है ना। और इसको करो, चलो इसको फिर 60 से डिवाइड करना तो आंसर मिनट में आएगा, फिर एक बार और 60 से डिवाइड करना तो आंसर आवर्स में आएगा, फिर एक बार और इसको 24 से डिवाइड करना तो आंसर आपको डेज में आ जाएगा। आई नो टाइम लगेगा बायोलॉजी वालों, तो मैं ही बता देती हूँ। शायद इसमें आंसर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, पर कुछ महीनों में आंसर आता है, कुछ हफ्ते या महीनों में आंसर आता है। तो आप एक चीज़ सोचिए ना, मैं बोल रही हूँ कि 1 मीटर को ट्रैवल करने में बेटा आंसर अगर मतलब 15 दिन भी अगर लग रहे हैं, 15 दिन महीने 1 मीटर को ट्रैवल करने में लग रहे हैं, तो सोचिए प्लांट कितनी टॉल होती होंगी, हैं। तो उसमें तो हो सकता है कि टॉप पर पानी जाने में 3-4 महीने लग जाएंगे, तब तो वो सूख नहीं जाएगा ऊपर वाला पार्ट। फिर तो इसलिए हम बोलते हैं कि जाइलम के एलिमेंट्स का मरा हुआ होना ज़रूरी है वाटर का अगर कंडक्शन करना है तो। लिविंग अगर हुए तो बेटा वाटर का कंडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्लो नहीं, भयंकर स्लो हो जाएगा बेटा। हो सकता है कि वाटर टॉप तक पहुंचते पहुंचते टॉप वाला जो पार्ट है वो सूख भी जाए। कितने 27 दिन आ रहे हैं, हाँ 27 डेज, मतलब सोचिए 1 मीटर को ट्रैवल करने में 1 महीना लग गया। और सोचिए जो प्लांट बहुत टॉल होते हैं उनका क्या, एंड जो सोचिए सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा है, सिकोया, उसका क्या हाल होगा, है। उसमें तो हो सकता है कि अगले साल हैप्पी बर्थडे वाले दिन पानी टॉप पे पहुंचेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाइलम के एलिमेंट का कैसा होना चाहिए, डेड होना चाहिए। अच्छा, आप प्रूव कैसे करके बताओगे कि जाइलम के एलिमेंट्स मरे हुए होते हैं। मैं आपको बोलूँगी कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो एंड मुझे प्रूव करके बताओ कि जाइलम के एलिमेंट्स मरे हुए होते हैं। तो पानी में डाल दो जहर, है साइटोटॉक्सिक, जो सेल को मार दे। क्या वाटर का कंडक्शन रुकेगा? नहीं, क्योंकि सेल ऑलरेडी मरी हुई है, तो उसके ऊपर उस टॉक्सिक का इफेक्ट होगा ही नहीं, और वाटर का कंडक्शन कंटिन्यूस रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया प्रूफ कि जाइलम के एलिमेंट्स पहले से क्या होते हैं, मरे मराए होते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के अंदर देखो, ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं सीव ट्यूब के बारे में। तो सीव ट्यूब सेम लाइक वैसल्स, ये भी कैसे बनता है, यूनियन ऑफ फ्लोएम एलिमेंट से बनता है। तो इसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इस सेल के अंदर जहाँ पे 2 सेल्स आपस में जुड़ती है ना, उसके बीच का जो कॉमन वॉल होता है वो कैसा हो जाता है, 2 सेल जहाँ पे आपस में फ्यूज हो रही है, तो इनके फ्यूजन वाले पॉइंट पे यहाँ पे इनकी सेल वॉल परफोरेटेड हो जाती है, इससे पोर्स बन जाते हैं। और पोर्स मतलब क्या होता है, सीव चाय छानने के लिए छन्नी होती है या आटा छानने की छन्नी होती है, वैसे छन्नी का मतलब भी क्या होता है, पोर्स, सीव, है ना। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये प्लेट बन गया, तो क्या मैं इसको सीव प्लेट बोल सकती हूँ? और इस सीव प्लेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीव प्रेजेंट है। एंड सिंस ये पूरा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक हो गया, तो बोला क्या जाएगा इसको, सीव ट्यूब। लिखे नहीं बेटा, मिल जाएंगे नोट्स, डोंट वरी। तो ये क्या है, दिस इज फ्लोएम एलिमेंट्स, मतलब फ्लोएम की सेल्स की बात हो रही है। ये भी क्या है, फ्लोएम एलिमेंट्स। तो ये कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ फ्लोएम एलिमेंट्स।
और जहाँ पे सेल्स आपस में जुड़ती है उन जगह पे क्या बन जाता है, यहाँ पोर्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई कॉमन वॉल। तो कॉमन वॉल इनके पोरस होती है, ठीक है। अब इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। तो ये सेल्स कैसी होती है? अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल कैसी होगी इनकी? डेड नहीं होती है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है कंपेनियन सेल्स। क्या प्रेजेंट होगी? हाँ, तो ये सेल आपको दिखाई दे रही है कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी बड़ा होगा एंड होना भी चाहिए। इस न्यूक्लियस के पास बेटा 2 सेल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। सो दैट्स वाई इसकी एक्टिविटी क्या होगी? नॉर्मल न्यूक्लियस से ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल न्यूक्लियस से इसका साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये इस सेल को भी कंट्रोल कर रहा है एंड प्लस ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है। ध्यान रखना, सीव ट्यूब लिविंग होती है, भले ही न्यूक्लियस नहीं हो बट स्टिल क्या होता है? लिविंग होती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस एक्चुअल में 2 सेल का एक कॉमन न्यूक्लियस है? ये दोनों सेल को इक्वली रेगुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? अच्छा, ये रेगुलेट कैसे कर पाएगा जबकि आप जानते हो कि 2 सेल के बीच में तो दीवार होती है, सेल वॉल होती है। तो ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो इनके बीच में क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, है ना। तो कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जबरदस्त होगा कि नहीं होगा? इन दोनों सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी बेटा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी तो ये इसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। अच्छा, क्या मुझे बताओ, ये हो गई हमारे पास कंपेनियन सेल्स। तो ये 2 सेल हो गए। अब इनके अंदर यहाँ पे भी जो इसकी वॉल होती है वो ऐसी होती है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा था कि सीव ट्यूब के अंदर जो 2 कॉमन सेल होती है उनके बीच में पोरस होती है। वो कैसी होती है? पोरस होती है। पर अगर आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि सीव ट्यूब का जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है ना, लॉन्गिट्यूडनल वॉल, वो भी पोरस होता है एंड होना भी चाहिए। जितने ज़्यादा पोर्स होंगे तो इन दोनों सेल के बीच में उतना ही ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये भी पोरस एंड प्लस लॉन्गिट्यूडनल वॉल भी क्या होगा? पोरस होगा। चलो पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। तो सीव ट्यूब कैसी होती है? ये सेल्स इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड सेल्स। और ये बनती कैसे? ये बनती है यूनियन ऑफ फ्लोएम एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स मतलब सेल्स की बात हो रही है। एंड फिर इसके बाद बिटवीन 2 कॉमन सेल्स यहाँ पे सेल वॉल कैसी हो जाती है? पोरस हो जाती है। एंड पोरस होने की वजह से आप इसको बोलते हैं क्या हो? सीव। एंड सिंस ये पूरा क्या बन गया? ट्यूब। जैसे वहाँ पे बना था वैसल, यहाँ पे पूरा बन जाता है ट्यूब, सीव ट्यूब। अच्छा, क्या इनके अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। तो ये कैसी सेल होगी? लिविंग सेल्स होगी। और इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा, ई न्यूक्लिएटेड होगी। क्या इनके पास साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली होती है क्या? बिल्कुल होती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, परमानेंट सेल्स के सेंटर में क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है। तो सेम लाइक ये भी सेल परमानेंट है, तो इसके भी सेंटर में क्या मिलेगा आपको? लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो ये जो मैं एनसीईआरटी में ऐसा बनाया हुआ डायग्राम, ठीक है। और लार्ज करते हैं इसको। तो इस तरह से ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? लार्ज वैक्यूल। एक और बनाते हैं। अगर तुम एक चीज सोचो कि बेटा इसमें अगर वैक्यूल काफी अगर बड़ा होगा तो साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी पे। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। भाई सेल का अगर 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया किसने? वैक्यूल ने, तो बचा कितना? 10%। और 10% में कौन होगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसकी सेल वॉल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? है ना, एक थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास कहानी हो गई कंप्लीट सीव ट्यूब के बारे में। और सीव ट्यूब का काम क्या होता है? फूड का कंडक्शन करना। किसका? कंडक्शन ऑफ फूड। और ये फूड का कंडक्शन कौन सी फॉर्म में करेगा? स्टार्च के फॉर्म में कि ग्लूकोज के फॉर्म में? है, दोनों ही नहीं होंगे बेटा। स्टार्च एक काफ़ी बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिसमें आपने शायद बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कभी 3 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। और इतने बड़े मॉलिक्यूल को बेटा नहीं ले जाया जा सकता है। एंड सुक्रोज के फॉर्म में। और सुक्रोज के फॉर्म में क्यों?
क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, पढ़ा चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन सी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई सीड ट्यूब के बारे में। दूसरा डिस्कस करते हैं कंपेनियन सेल्स। एंड कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शन देखा है आपने, कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ सीड ट्यूब। तो ये रेगुलेशन क्या हो गया, रेगुलेशन ऑफ सीव ट्यूब, रेगुलेशन ऑफ सीव ट्यूब। और आगे जाके हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर पढ़ेंगे भी कि सीव ट्यूब का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। पर बेटा इसमें फूड आया कैसे, तो इसमें फूड की लोडिंग करना और अनलोडिंग करना, ये दोनों ही काम किसका होगा, कंपेनियन सेल्स का। मैं लिख लेती हूँ। तो इसमें लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, अनलोडिंग ऑफ फूड। अच्छा, कॉमन सेंस की बात सोचो कि जब इसमें फूड मतलब शुगर, सुक्रोज जब लोड किया जाएगा, तो सुक्रोज लोड करने पर सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट है। एंड शुगर जितना ज़्यादा होगा तो वो उसका साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। एंड हाइपरटोनिक होने की वजह से पानी इसमें एंटर करेगा। पानी एंटर होने पर इसमें वैक्यूल का नहीं, पानी एंटर होने पर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फिर प्रेशर या धक्का लगेगा। एंड धक्का लगने की वजह से क्या होगा, ये फूड जो है इस तरह से डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो अनलोडिंग, या फिर मैं इसका एक और फंक्शन बोल दूं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सीड ट्यूब। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोलरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन शुगर को लोड करके बढ़ा दी जाएगी एंड फिर यहाँ पे इसको अनलोडिंग करके इसको वापस डाइल्यूट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑफ सीड ट्यूब। बताइए कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब फ्लोएम के अंदर ये पॉइंट आप यहाँ लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म। अभी अभी आपने पढ़ा था कि थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर तो वैस्कुलर बंडल होते ही नहीं है, तो इनको बोला जाएगा एट्रेक्योफाइटा। सबसे पहली बार इनके अंदर बने थे क्या, ट्रैकेट्स बने थे नहीं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे सीव ट्यूब नहीं, इनमें सीव सेल्स होती है, सीव ट्यूब यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपने कंपेनियन सेल्स पढ़ा था, कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन, एल्बुमिनस सेल्स। पढ़ा चुकी हूँ बेटा सब, एल्बुमिनस सेल्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है ना। यहाँ सेल फ्यूज नहीं होती है बेटा, यहाँ सेल जैसे ट्रैकेट्स नहीं होते सिंगल सिंगल, तो वैसे सारी सेल्स अलग अलग होती है। बता देती हूँ डायग्राम। जैसे ये सेल है तो इसमें ये सेल वॉल दिखाई दे रही है, तो आप इसको फिर सीव क्यों बोल रही हो, क्योंकि इसमें भी आपको पोर्स दिखाई देंगे, पर ये पोर्स आपको सेल वॉल में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देंगे, इस तरह से लेटरल वॉल में बेसिकली। बताओ कोई परेशानी। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि सीव स्यूल और सीव सेल एंड एल्बुमिनस सेल्स दोनों सिस्टर सेल्स है, और ये दोनों नॉन सिस्टर है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सेल थी, उसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने से एक सेल एक्स बनी और दूसरी वाई बनी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स सेल जो है वो सीव सेल है और वाई सेल जो है एल्बुमिनस सेल से, क्योंकि ये दोनों सेल एक ही सेल से पैदा हुए, इनकी मदर सेल तो एक ही थी ना, दैट्स वाई इसको बोलते क्या है, सिस्टर सेल। ये दोनों नॉन सिस्टर होता है, क्यों, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट सेल से, इनकी मदर सेल दो डिफरेंट होती है, तो इनका ओरिजिन भी कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये नॉन सिस्टर होगा और ये वाला कैसा होगा, सिस्टर होगा। बताइए कोई परेशानी नहीं। तो मुबारक हो, इसके साथ हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट हो गया। बट एक बात जाते जाते और सुन लीजिए, हमने जैसे पढ़ा था कि जाइलम के एलिमेंट का मरा हुआ होना जरूरी है, वैसे ही बेटा फ्लोएम के एलिमेंट्स, ये कैसी सेल है, लिविंग है, और ये सेल भी कैसी होगी, लिविंग होगी। ये सेल भी कैसी होगी, लिविंग सेल्स होगी। तो फ्लोएम के एलिमेंट्स का जिंदा होना जरूरी है, लिविंग होना जरूरी है। तो कैसे प्रूव करोगे, अगर फूड में डाल दिया जाए टॉक्सिन तो दोनों सेल मर जाएगी और फूड का कंडक्शन वहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि फ्लोएम के एलिमेंट क्या होगा, फ्लोएम के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और जाइलम के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट बस इसमें एडिशनल लिख लेना कि यहाँ पे ये वाली जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। तो एनसीईआरटी में
डायग्राम देखना, यहाँ पे साइड में ना ऐसी बनाई हुई है पेरेन्काइमा सेल्स को। पेरेन्काइमा सेल्स इलोंगेटेड होती है। बताइए कोई परेशानी? ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है? परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? टिश्यू सिस्टम। क्या शुरू करेंगे? टिश्यू सिस्टम।